आप लोगों के लिए 36 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट लाए हैं स्टेट का। तो चलिए इसको देर ना करते हुए प्रैक्टिस लगाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद ले लिया जाएगा, ऐसी संभावना है। तो चलिए हम लोग अपना तैयारी को बेहतर करते रहें। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है। तो यह है द्विशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि के संबंध में दो सिद्धांत दिया था, इसीलिए इसका नाम द्विशक्ति सिद्धांत पड़ा, क्योंकि बुद्धि दो प्रकार के होते हैं, स्पीयरमैन ने बोला था। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में है डिसलेक्सिया से क्या आशय है। तो इसके लिए हम है जो अधिगम चैप्टर में बता चुके हैं डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलेटिया क्या है, अफेजिया क्या है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, बच्चों में पठन विकार, जिस बच्चे में पढ़ने से संबंधित कठिनाई उत्पन्न हो जाए, अगर उसे कोई बुक दिया जाए और वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए, तो उस बच्चे में जो विकृति पाया जाता है, कठिनाइयाँ पाई जाती है, वह डिसलेक्सिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर वही आप बात करें लेखन संबंधी में, जिस बच्चा को लिखने के लिए दे दिया जाए, कुछ लिखने के लिए बोला जाए, लेकिन उसमें भी उसे कठिनाई नज़र आए, कठिनाई लगे, तो उस बच्चे में जो विकृति उत्पन्न हो जाता है उसे कहा जाता है डिसग्राफिया। और वही मैथ बनाने के लिए दिया जाए, मैथ अगर ठीक ठाक से नहीं कैलकुलेट कर पा रहा है, कठिनाई आ रहा है, तो उसमें है जो विकृति पाया जाता है डिसकैलकुलेटिया। तो ये सभी का वीडियो आपको प्रोवाइड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। तो प्रारंभ होने की अवस्था जो है वो शैशवा अवस्था में ही समाजीकरण की प्रक्रिया जो शुरू हो जाता है बच्चों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो अध्यापक की भूमिका देखिए क्या होनी चाहिए, उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए, ऐसा थोड़ी है रोकना चाहिए, इसमें कह रहा है होनी चाहिए। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ए वाला सही है, क्योंकि भेदभाव व्यवहार नहीं करना चाहिए। ए आपका सही है, ए आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपको उसे बच्चों की जाति धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये भी आपका सही है कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति का विद्यालय में आता है, तो उसके साथ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सटीक आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में चलिए, शिक्षक विद्यार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नांकित प्रविधि से डाल सकता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करके। देखिए ये भी सही है आपका, क्योंकि जब शिक्षक चाहे तो बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से उसे मोटिवेट कर सकता है बच्चों को, ये आपका सही दिया हुआ है। उनका दृष्टि पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर। पृष्ठपोषण का मतलब हुआ कि जो टीचर पढ़ाया वो बच्चे अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो उसको पृष्ठपोषण कहा जाता है। तो पृष्ठपोषण के माध्यम से अच्छे व्यवहार के सुझाव देकर ही उसको समाजीकरण प्रक्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करना। अनुकरण माने होता है सीखना, किसी का नकल करना, है ना। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर मानसिक आयु से माप होती है। तो मानसिक आयु से किसकी नाप होती है? मानसिक परिपक्वता की माप होती है। आप कितने मैच्योर हुए हैं, तो ये मानसिक आयु से आपकी माप हो जाती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर में आपके कहा जा रहा है कि आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। कौन है? शिक्षार्थी। अगर शिक्षार्थी नहीं रहेंगे तो किसे पढ़ाया जाएगा, किसे सिखाया जाएगा? तो इसीलिए शिक्षार्थी जो होते हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि शिक्षा 3 स्तंभीय प्रक्रिया कही जाती है, जिसके 2 स्तंभ हैं, अध्यापक और शिष्य। तो तीसरा स्तंभ कौन सा है पूछ रहा है। तो तीसरा स्तंभ जो है पाठ्याचार्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। तो नो का आंसर हो जाएगा ए।
विकास के विभिन्न क्षेत्रों को में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ये आपका सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में लेके चलते हैं आपको, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा वेट करेंगे। चलिए देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छंद पाठ चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। उसमें क्या निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, बने रहें हमारे साथ, आपका आंसर हो जाएगा डी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध औपचारिक संकेत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नीतिहार पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निकाला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब भी कोहल वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो वह सामाजिक संस्कृतियों के बारे में ही डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए यहाँ संस्कृतियों लिखा हुआ है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में डैश कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों के परस्पर ग्रहण करते हैं, यानी ग्रहण करते रहते हैं। आंसर पूछ रहा है क्या है? तो सामाजिक रचनात्मक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो। और ऐसा बात गांधी जी भी ने कहा था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा भी दिए जाने चाहिए जो आगे भविष्य में उसका काम आ जाए। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है, यानी कम आंका गया है? तो 15 का आंसर देखिए, सामाजिक अंतःकरण। देखिए सामाजिक अंतःकरण जो है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से प्रेरित है ना, तो ये आपका नहीं हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं हम आपको। 16 नंबर में कहा जा रहा है आपसे भूख और प्यास है। तो भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है। देखिए एक होता है जन्मजात प्रेरक और एक होता है वातावरण से ग्रहण। तो ये है जो भूख, प्यास, नींद है ना, ये सभी जो है जन्मजात होता है, जन्म से ही उसके अंदर अवेलेबल होता है प्रकृति के माध्यम से। लेकिन अगर वातावरण में की बात करें तो जैसे वातावरण में कुछ है गलत असंगत को पकड़ लेना या फिर चोरी करना, चाय पीना, ये सभी जो वातावरण में आकर के बच्चे सीखते हैं तो ये हो जाता है बाह्य प्रेरक हो जाता है। तो जन्मजात प्रेरक आप समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में चलिए, 17 नंबर कह रहा है कि कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कैसा संप्रेषण होता है? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। उद्देश्य जब तक नहीं मालूम रहेगा, जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, तो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? टीचर से पूछा जा रहा है कि अगर कोई बच्चा विद्यालय में आपके देर से आ रहा है तो आप क्या करेंगे? तो 18 का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सटीक आंसर। बच्चों से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आपने जो विद्यालय आए हैं तो आपसे लेट कैसे हुई, यह जानने का प्रयास करेंगे और उसकी सहायता करेंगे कि क्या समस्या है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है। 19 नंबर में कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सृजनवादी उपागम। शिक्षा का मतलब होता है वर्तमान में कोई चीज़ का इन्वेंशन करना, सृजन करना, ये उपयुक्त उपागम में आता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में। 20 नंबर में कहा जा रहा है आपसे
कि स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो यह अभाव पाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, घृणा। घृणा का अभाव। कोई भी शिक्षक अपने जो अच्छे लेवल का टीचर है अपने विद्यार्थियों से कभी घृणा नहीं करता। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में। 21 नंबर से कहा जा रहा है आपका परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो यह समझ एवं अनुप्रयोग आधारित पूछना चाहिए। एक ऐसा प्रश्न जो उसके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट कर सके, शोध करे, प्रश्न पूछे, उसे समझ में आए, तो ऐसी जो है बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है। बहुभाषी का मतलब है एक भाषा से अधिक भाषा जानना, है ना, बहुभाषी के अंतर्गत आता है। तो अगर बहुभाषी विद्यार्थी है तो यह स्थिति उत्पन्न कराती है। क्या उत्पन्न कराएगी? सीखने के संबंध संसाधन को। अगर बच्चे बहुभाषी है तो वह सीखने में आसानी उसे होगी। अगर कोई टीचर इंग्लिश के हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है तो वो भी समझ में आएगा, हिंदी में पढ़ा रहा है तो वो भी समझ में आएगा, अच्छी तरह से सीखेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है? कारण जानने की कोशिश करना है कि कौन सी ऐसी है जो व्यवस्था हमारे अंदर आ गई है जिसके कारण बच्चे में है जो रुचि पैदा नहीं हो रही है शिक्षण ग्रहण करने में। तो जानने का प्रयास करेंगे और फिर समस्या समाधान करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। 24 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि जो अध्यापक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं वे प्रायः लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिवेश में आप क्या करेंगे? तो आप है जो लाभ हानि की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। देखिए, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो प्रधानाध्यापक चाहे अगले टीचर की बड़ाई करेंगे, उससे मेल मिलाप रहेंगे और आगे बढ़ते रहने का काम करेंगे। उससे विद्यालय से मतलब फिर नहीं रहता है कि बच्चे पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, निकल जाते हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं बिना लाभ हानि सोचे हुए, बिना चिंता किए हुए, जो उनको कर्तव्य दिया गया है, पढ़ाने का जो कार्य दिया गया है उसको पालन करते हमेशा रहेंगे, तो वो अच्छे परिवेश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर में। 25 नंबर आपसे कहा जा रहा है, चलिए देख लीजिए। 25 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर में। चलिए देखिए, 26 नंबर बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 26 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया जाएगा? मतलब 2009 में शिक्षा का एक अधिनियम एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन। उसमें कहा गया था कि जो बच्चे 6 से लेकर 14 वर्ष हैं वो पहले विद्यालय आए थे या फिर कभी नहीं आए हैं, वो अपनी अगर आए हैं तो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के चले गए हैं, तो वैसे बच्चे को फिर से क्लास में लाने के लिए क्या उपाय किया जाए, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जाए। अगर जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चे को नहीं आ पा रहा है, तो एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशिक्षण लागू कर देना चाहिए, उसमें जोर देना चाहिए ताकि वो कम पढ़ाई के बावजूद भी प्रशिक्षण लेकर दूसरी जगह अच्छे तरीके से अपने काम को कर सके और अपनी जीविका चला सके। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में। 27 नंबर कह रहा है बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी किन्हें है? तो 27 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली? तो ये रुचि लिया था आपका BS ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है। तो मूल्यांकन के लिए उपयोग हो जाता है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा। निबंध से संबंधित जो सब्जेक्टिव लिखने के लिए बच्चों को दिया जाता है और 4 ऑप्शन वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, दोनों आपका है जो मूल्यांकन के लिए बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर में चलिए, गणित शिक्षण के उद्देश्य एक शिक्षक की सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं? पाठ्य सामग्री का चयन करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन आ गया है जो जीके जीएस से है, इसको बेहतर तरीके से करें क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा रहा है। 31 नंबर में आपसे कह रहा है कि 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल का नवाब बने। किसके बाद बने थे? तो यह अलवर्दी खां के बाद बने थे सिराजुद्दौला। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था और इन्होंने अपने शासन में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। अलवर्दी खान के शासन की बात करें तो इनके काल में बंगाल में व्यापार के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। अलवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खियों से किया था, यानी जो यूरोप की कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों, इन दोनों को कहा था मधुमक्खी और इसके बारे में कहा था कि अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट लेगा और छोड़ोगे तो मधु देगा, यानी शहद देगा। इसके साथ साथ पूछा जाता है 1756 ईस्वी में 20 से 21 जून को सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल को काली कोठरी कहा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला के आदेश का पालन नहीं करने पर सिराजुद्दौला ने अपनी सैनिकों के साथ बंगाल गए, कोलकाता गए और वहाँ पर है 123 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिए। गर्मी का जून का महीना था, उनमें से सभी के सभी है जो डेथ हो गए, मर गए थे। सिर्फ 23 बचे थे, 123 में सिर्फ 23 बचे थे, बाकी सब निपट गए थे। इसके बाद जो है मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी ढाका से, मुर्शिद कुली खां के बारे में भी जान लीजिए। मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी को बदल दिया था, यानी मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था। भागीरथी नदी के तट पर है। इसके बाद फिर हुआ था फलासी का जो 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति था सुबध। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गौतम बुद्ध जो है दीक्षित दिया था, सबसे अंत में किसको दीक्षा दिया था? तो है सुबध को दिया था। सुबध इनका शिष्य था। ये सभी इनका शिष्य है। आनंद भी है, सारीपुत्र भी है, मेघलायन भी है, सभी शिष्य, लेकिन अंत में जो शिक्षा दिया था, दीक्षा, वह था सुबध। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुबध को दिया था और ये कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध की अगर बात करें तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है और बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। अंतिम समय बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, इसे भी पूछ दिया जाता है। कपिलवस्तु जो है लुम्बिनी नेपाल में है। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था उनका जन्म, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश अभी बताएं सारनाथ में दी और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन एनाल्ड ने एक पुस्तक लिखा था लाइट ऑफ एशिया, उनमें इसकी रचना की थी। तो आपको पूछ देता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसके द्वारा लिखा गया था? तो एडविन एनाल्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। कौन औषधि है? तो इंटरफेरोन जो है यह औषधि है, कैंसर की औषधि है, मतलब कैंसर की दवा कहेगी इसको। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर में चलिए देखिए, 34 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, रीजनिंग से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 34 नंबर में कह रहा है कि वेन डायाग्राफ का चयन करें और जो नीचे दिए गए वर्गों के समूहों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है उसे आप चुनें।
जैसे चाय, पेय, कप। तो देखिए चाय की बात करें तो मान लिया जाए कि ये चाय है, तो चाय जो होता है पेय पदार्थ होता है, क्या होता है, इसको पी सकते हैं, तो इसके अंतर आ गया। लेकिन कप एक वस्तु है तो इधर अलग में आ सकता है, क्योंकि चाय को पी नहीं सकते हैं, कप को नहीं पी सकते हैं, जबकि पेय पदार्थ है चाय पीने वाला। तो ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा सटीक। अगला क्वेश्चन है फिर से 35 नंबर को, क्वेश्चन 35 नंबर आप खुद बनाएंगे। ये ब्लड रिलेशन से संबंधित रीजनिंग दिया गया है, इसमें आंसर आपका डी निकल के आएगा, पुत्र हो जाएगा। एन एक्स से संबंध जो है पुत्र का होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किस तरीके से संगत है, यानी एक समान है, और एक असंगत शब्द का चयन करना है। तो असंगत शब्द कौन सा होगा, इसको चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये हो जाएगा आईसीसी वर्ल्ड कप। आईसीसी वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट है, क्रिकेट से संबंधित है ना, सिर्फ इसमें क्रिकेट से खेला जाता है, एक ही खेल होता है। बाकी ओलंपिक्स गेम, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम ये बहुस्पर्धी गेम है, इसमें अधिक से खेलों से संबंधित रखा जाए, मल्टीपल स्पोर्ट इवेंट है ये, तो ये आपका है अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर में। 37 नंबर रीजनिंग से देखिए, इसमें कितना जोड़े, 3 जोड़े, फिर 6 जोड़े, इसको प्रकार से जोड़ते जाएंगे, फिर 9 जोड़िएगा 12, 15, 18, 21, तो उसी प्रकार से आंसर आपका 86 आ जाएगा निकल के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए पैटर्न को आपको ध्यान देना है और प्रश्न के स्थान पर यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा उसको चुनना है। इसमें करना है क्या, 1 गुने 12 कीजिए। देखिए 1 गुने 12, 1 को 2 से गुना कीजिए और इसमें 12 जोड़ दीजिए। ये वाला है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। कॉमन सेंस रीजनिंग का दूसरा नाम कॉमन सेंस है, तो यहाँ 2 से गुना किए तो कितना हो गया 2, और ये 12 जोड़ दीजिए, तो 12 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो गया, 14 हो गया आपका। तो 14 को 2 से भागा दे देंगे तो 7 निकल के चला आएगा। तो 7 देखिए बीच वाला है कि नहीं, इसको 2 से गुना किए, 12 जोड़ दिए और फिर 2 से भागा दे दिए तो आपका 7 निकल गया। उसी प्रकार से 5 को भी करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 को 8 जोड़ देंगे 18, 18 को 2 से भागा देंगे 9 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 6 है, 6 को 2 से गुना करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पर डिजिट नहीं मालूम है तो हम इसको x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाना चाहिए, 14 आ जाना चाहिए। तो इसको है x का वैल्यू निकालेंगे तो 12 इधर घटाएंगे तो 14 में 12 घट गया तो 2x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 आ जाएगा। गलत हो रहा है इसमें, फिर से देख लें इसको, 6 को इसमें से 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। अच्छा फिर 2 से डिवाइड करना है ना, इसका 16 आ जाएगा आंसर। इसको फिर से देख लीजिए, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया, इसको x मान लिए और 2 से डिवाइड करें, कितना 2 से डिवाइड भी तो करना है, तब ना जा कर के 14 बीच वाला आएगा। अब यहाँ से होगा 14 दूनी 28, यहाँ 28 हो जाएगा और ये 12 घट जाएगा यहाँ पर जा कर के, तो x का वैल्यू निकल गया। तो आपका 16, 12, 28 होता है, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 39 नंबर में देख लीजिए, 39 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 74, मंत्री परिषद का वर्णन है इसमें, अनुच्छेद 74 इसमें, अनुच्छेद 74 में माफ कीजिएगा। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये तो सभी जानते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक प्रमुख होता है। औपचारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में राज्य देश की संज्ञा मिलता है और प्रधान राष्ट्रपति, जबकि सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। देश का जो है प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, इसे भी याद रखेंगे। और संघीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, इसे भी याद रखना है आपको।
वही आपको 62 अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति की पद से संबंधित इसमें सूचनाएं दी गई है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर में। राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना। उसका कार्य होता है राष्ट्र में जो योजना बनती है उसकी देख रेख करना, समीक्षा करना है कि क्या यह योजना सफल है, आगे चल के सफल हो सकता है, इससे जो है समाज में क्या जा सकता है संदेश, तो उसकी जांच करता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के माध्यम से इसका चयन किया गया है, जिसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होगा। अगर आपसे पूछ दिया कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। 41 नंबर में 41 नंबर, चलिए देखिए 41 में आपसे कहा जा रहा है कि ये भी है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है तो यह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है और यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगर आपको पूछेगा कांडला बंदरगाह किस तट पर है, पूर्वी तट या पश्चिमी तट, तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है तो गुजरात है पूर्वी तट पर, तो कांडला बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर है। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ पर जो है ट्रेड होता है वो फ्री होता है, फ्री ट्रेड होता है। अब है जो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह एशिया का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसकी स्थापना जो 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये पूछ दिया है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि वृषण, अंडाशय, पैराथायराइड ग्रंथि ये सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर में। 43 में कहा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर के अलावे सारे 10 देशों में की सीमा इसके साथ लगता है। ब्राज़ील की सीमा 10 देशों के साथ। इसके अतिरिक्त जो है फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अधीन वाले क्षेत्र की साथ सीमा भी साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपका 44 नंबर में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलिए अगर वही हम 14 मई की बात करें तो 14 मई को है जो विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जबकि 17 सितंबर की बात करें 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और जबकि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है, तो ये सभी त्यौहार उस महोत्सव जब पूछा जाता है हैदराबाद में क्या मनाया जाता है, बोनालू त्यौहार। अगस्त अगर बात करें 2023 की, तो अगस्त 2023 में पुस्तकालय महोत्सव जो है नई दिल्ली में मनाया गया था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव। वही उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी एक महोत्सव मनाया जाता है, और जान लीजिए उसको नुआखाई कृषि उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। 46 नंबर में है मैथ से संबंधित, आप लोग मैथ बनाते ही हैं, मैथ बनाकर इसको देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि आपसे मैथ बना या ना बना। तो ये 46 का आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 10 हो जाएगा, 10 वर्ष सी नंबर हो जाएगा। चलिए कह रहा है एक क्यों दिया हुआ है 40 का परिमेयकरण गुणनखंड फैक्टर कौन सा होगा, तो इसका आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। 47 का जो है बी आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर में है एक फौजी अफसर को इतना सैनिकों में एक ठोस वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है, वर्ग बनाने के कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं, तो सैनिकों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन में है जो वर्गमूल निकाल देना है, इसका क्या निकल जाना है, वर्गमूल। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 81 आ जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन आपका 49 में दिया हुआ है, 49 का आंसर ए हो जाएगा। इसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। और आदमी क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या के दुगने से 10 कम प्राप्त होता है। तो वो संख्या देखिए, इसको क्वेश्चन बनाने वाला किसी संख्या, माना कि कोई संख्या है, हम मान लिए x, मान लिए कोई संख्या x है, उसमें 5 जोड़ा जाता है। तो इसमें 5 हम क्या के जोड़ दिए, तो परिणाम जो है संख्या के दुगने से 10 कम, परिणाम जो आया, रिजल्ट जो आया वो संख्या के दुगना, तो संख्या x माने थे तो इसका दुगना हो जाएगा 2x, और उससे 10 कम प्राप्त हुआ तो 10 इसमें घटा देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। इसी के साथ आपका 50 नंबर का है जो ये सेट समाप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, अगले सेट में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी वीडियो हम डालें वो आपके पास चला जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।